नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। एमपीपीएससी प्री हाल ही में आपको पता है कि प्री की डेट्स आ चुकी हैं। इस विषय को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा आपके लिए केवल उन टॉपिक्स को लाया जा रहा है जो टॉपिक आपको आने वाले एग्जाम्स में बिल्कुल मिलने वाले हैं। अर्थात मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि हम 360 एंड सेलेक्टिव मेथड में वह पढ़ने का प्रयास करते हैं जिससे आपको कम पढ़ना पड़े और अच्छा पढ़ना पड़े और आप पास भी हो जाएं, जो डेटा आपको याद रहे। उनके जैसे नहीं पढ़ना रहता है विद्यार्थियों। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ कि कुछ भी नया आया सबसे पहले हम पहुंचाएंगे, कुछ भी नया आया सबसे पहले हम पढ़ेंगे, कुछ भी नया आया सबसे पहले हम देखेंगे। ऐसे आप पीएससी पास नहीं होते हैं। पीएससी पास करने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, मैंने आपको बोला है। उस फॉर्मेट में आप एक बार ढलेंगे, आपको बार बार सब्जेक्ट्स को भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बुक्स परचेज करने की चिंताएं भी नहीं होंगी, बार बार कोर्स परचेज करने की चिंताएं भी नहीं होंगी। चलिए, आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार टॉपिक से रूबरू करवा रहा हूं। लेक्चर नंबर 12 है बच्चों। हमारी टारगेट क्लासेस जो चल रही हैं, आपको पता है कि एप्लीकेशन पर ये सारी टारगेट क्लासेस मैं आपको दे रहा हूं। इन टारगेट क्लासेस में मैं केवल आपके उन्हीं टॉपिक्स को कवर करूंगा जिसके बेसिस पे हम आगामी एग्जाम में लगभग 40 प्रश्नों तक का जो एक रेट, एक मान के चलिए मार्जिन है, वो लेके चलेंगे कि ये 40 प्रश्न आपके सही चले जाए, जिसमें से 10 से 15 आप इकोनॉमिक्स से मान लीजिए, 10 लगभग आप मान के चलिए इतिहास के, और रिमेनिंग जो बच रहे हैं वो अदर सब्जेक्ट के जो मैं आपको कवर अप करवाऊंगा। तो इस तरीके से ओवरऑल 40 प्रश्न यदि आपको सही करने हैं, मैं कहूंगा एक बार जुड़ के देखो, बाकी फिर रिजल्ट्स आपके सामने स्वयं रहेगा और निर्णय भी आप स्वयं लेंगे कि नहीं, हमारे लिए मेहनत तो करी गई है। भारत रत्न के बारे में आज मैं आपको ए टू जेड बता दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। 2025 का ये जो आपका प्री होने वाला है, इसके साथ साथ आपको ये फैक्ट्स नॉलेज के लिए भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करी जाए। आप लोग सभी लोग रेडी हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फिर मैं सेशन की शुरुआत करता हूँ। बिल्कुल, गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सभी लोग आ गए हैं, मुझे लग रहा है प्यारे अभ्यर्थी। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दो, फिर हम जो है कहानी आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं आज क्या कैसे पढ़ना है। और ए टू जेड भारत रत्न आज आपका कंप्लीट होगा। आप स्वयं देखेंगे कितने बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हुआ। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। सभी लोग जुड़ गए हैं ना? हाँ, ठीक, वेरी गुड बच्चों, स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों भारत रत्न की एक बैकग्राउंड के बारे में, एक पृष्ठभूमि के बारे में। भारत रत्न भारत के गणराज्य के, भारतीय गणराज्य के द्वारा ऐसा समझ लीजिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा सिविलियन एक तरीके से अवार्ड है। यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। समझे बात को? सिविलियन अवार्ड, या आप अपन इसी को बोलेंगे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात कर देंगे, ये दिया जाता है। क्या केवल भारत के द्वारा दिए जाते हैं ऐसे पुरस्कार? तो मैं कहूंगा जी नहीं, केवल भारत के द्वारा नहीं दिए जाते हैं बच्चों। अलग अलग देशों के द्वारा अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है दिया जाता है। उस क्षेत्र के नागरिकों द्वारा या उस देश के नागरिकों द्वारा कुछ विशेष फील्डों में बहुत एक तरीके से अविश्वसनीय कार्य करने के लिए जो पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो इस आधार पर अब मैं शुरुआत करता हूँ। एक अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश करी है, बाकी है नहीं, मुझे पता है। आपसे पूछे स्थापना कब हुई? 2 जनवरी 1954 को। वैसे 2 जनवरी 1954 की जगह आप 1954 या 1954 ही कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछे भारत रत्न की स्थापना कब हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट कब हो रहा है, तो आप बोलेंगे क्या? 1954 में हो रही है। अब देखो, जब ये प्रारंभ में दिया जाता था तो मूल रूप से ये जो है कला मतलब आर्ट, साहित्य मतलब लिटरेचर, विज्ञान मतलब साइंस, और सार्वजनिक सेवाएं मतलब पब्लिक सर्विसेज के फील्ड में जो है दिया जाता था। लेकिन हुआ क्या कि दिसंबर 2011 से हुआ बच्चों, मानव प्रयास के सभी के किसी भी क्षेत्र में, मतलब एक तरीके से मानव के द्वारा किए जा रहे किसी डिफरेंट फील्ड में बड़े अविश्वसनीय कार्य हैं, तो उनको भी इसमें अब शामिल कर लिया गया है। तो मतलब अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत रत्न विभिन्न फील्डों में दिया जा सकता है। कई मामलों में आप देखते हैं कि सरकार की मंशा के अनुसार भी जो है भारत रत्न जो है दिए जाते हैं। हालांकि क्राइटेरिया वही है कि यदि आपने कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है तो आपको भारत रत्न के लिए आपका एक तरीके से नॉमिनेशन होगा। फिर आपका सॉर्टिंग होगी। यदि आप जो है उन मानकों पर खरा उतरते हैं जो मानक सरकार ने तैयार करे हैं, तो उसके अनुरूप भारत रत्न आपको दे दिया जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बड़ी सटीक, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं बच्चों। ये जानकारी आपको थोड़ा सा कम मिलेगी।
आपसे पूछे, देखना प्रश्न क्या पूछेगा कि भारत रत्न जो है संविधान के या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। आपका आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर होना चाहिए अनुच्छेद 18, आर्टिकल 18 आपका आंसर यहाँ पर होना चाहिए। देखो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से मैंने लिख दिया है कि केवल सेना या विद्या संबंधी उपाधियां ही हमारे यहाँ दी जाती हैं, समझना। मतलब एक तरीके से हम जो है आर्मी, और हम बोल रहे हैं एक तरीके से एजुकेशन की फील्ड में हमारे यहाँ उपाधियां दी जाती हैं। हालांकि इसके कुछ अपवाद हैं। इस तरीके से सारे संविधान में कुछ न, संविधान के जो अनुच्छेद हैं जब आप पढ़ेंगे ना, तो इनमें कुछ ना कुछ आपको एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। वैसे ही एक महत्वपूर्ण एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा संविधान के अनुच्छेद 18 या आर्टिकल 18 में देखने को मिलेगा। इसके तहत क्या बात कही गई है, देखो बच्चों, सरकार द्वारा, ये देखो पहला ही शब्द मैंने लिख दिया है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री आदि जो है संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत दिया जा सकता है। समझे बात को। 18 ये बोल रहा है कि किसी भी तरीके के टाइटल नहीं दिए जाएंगे, ध्यान से समझना, पर कुछ एक्सेप्शन रख दिए गए कि नहीं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, उसके साथ पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री इत्यादि जो है दिए जा सकते हैं। वहीं सेना के द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र जैसे भी सम्मान जो है दिए जा सकते हैं। मतलब ये अनुच्छेद 18 के अपवाद है। इतनी बात समझ गए। इसी के साथ साथ अनुच्छेद 17 आपको पूछता है, पॉलिटी का प्रश्न है, मैं कहूंगा रट के जाना। मेरी तरीके से, मेरी तरफ से आपको ये क्या बताने का मैंने एक प्रयास करा है, ये देखो ये मेरे ओरिजिनल नोट्स हैं बच्चों। जैसे मैंने आपको अपने हिस्ट्री के नोट्स दिए, वैसे ही आप मान के चलिए कि ये पॉलिटी के नोट्स हैं। इसी के साथ साथ इकोनॉमिक्स में आपको कई बार दिखा चुका हूँ, बड़ा सटीक कंटेंट, चाहे वह प्री के लिए हो चाहे वो मेंस के लिए हो, बड़ा विधिवत डिजाइन करा है। और यही मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। मैंने शुरुआत क्लास से ही बोला था कि ये नोट्स मेरे नहीं, अब मैं आपको देना चाहता हूं। तो यदि आपके मन में वो इच्छा है, वो भाव है कि नहीं यार हमें सिर्फ एक बार तैयारी करनी है, मैं कहूंगा जुड़ के देखो, अनुच्छेद 17 को पढ़ के देखो, कितना अविश्वसनीय तरीके से लिखने का एक प्रयास करा है कि अस्पृश्यता या उससे उपजी नियोगिता को लागू करना दंडनीय अपराध है। एक तो डायरेक्ट प्रश्न, वो अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है, तो आपको ये सिर्फ इतनी लाइन लिखी आ जाएगी बच्चों, अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात आ जाएगी। इतना में आपका प्रश्न सही चला जाएगा। और आगे एक्सप्लेनेशन देखो, उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट देखो कि अनुच्छेद 17 एवं 35 के तहत संसद इसके लिए कानून बनाने का अधिकार देती है। अब देखना, मतलब एक तरीके से संविधान अनुच्छेद 17 और 35 के तहत संसद को, तो दे कौन रहा है, संविधान, किसको मिल रहा है, संसद को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कानून बनाने का अधिकार। इस विषय में अस्पृश्यता को लेकर, इसी को ही आप सामान्य भाषा में छुआछूत बोलते हैं। समझ गए बात को। तो क्या हमारी संसद ने ऐसे कोई एक्ट पारित करे, अधिनियम पारित करे, तो आंसर होगा जी हाँ, पारित करे। जिसमें सबसे पहला अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम 1955 में लाया जा रहा है। इसी अधिनियम को 1976 में संशोधित करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया बच्चों। और इसका सबसे बेस्ट वर्जन आया जो है, वो है SC/ST एक्ट 1989 जो लाया गया। बड़ा खतरनाक एक्ट है, जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग जानते हैं। और यकीन माने पहले आपके PSC में ये सब था, परंतु हटा दिया। लगभग 10 एक्ट आपको पढ़वाए जाते थे, बड़ा मजा आता था उन एक्ट को पढ़ने में, क्योंकि उन एक्ट को बहुत ही डेप्थ पढ़ने वाला ही बच्चा पढ़ पाता था, ऊपर ऊपर पढ़ने वाले उन प्रश्नों को नहीं पढ़ पाते थे। बड़ा मजा आता था, पर ठीक है, कोई बात नहीं। आइए अब हम भारत रत्न से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट की बात कर लेते हैं। फटाफट इनको जो है आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, या जैसा आपको उचित लगे, ठीक है ना। PDF हमारे एप्लीकेशन पे मिलती है, मैंने आपको बोला है। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले यदि व्यक्ति पूछे कि वह सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला, तो आप बोलोगे C राजगोपालाचारी। C राजगोपालाचारी, ये हो गए। अब एक और प्रश्न पूछता है कि सर्वप्रथम किन 3 व्यक्तियों को मिला। ध्यान से सुनते चलना सारी बातें। आपसे पूछता है सर्वप्रथम किन 3 व्यक्तियों को मिला, ऐसा भी प्रश्न पूछ लेता है, किन 3 को मिला। तो इन किन 3 के अंतर्गत आपको, मतलब प्रारंभिक तौर पर ये 3 व्यक्तियों को मिल रहा है बच्चों, जिसमें आपको राजगोपालाचारी, तो एक तो यही हो गए, तो मैं इनको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप इनको समझ जाओ। दूसरी बात आती है राधा कृष्णन की। किसकी बात आती है, राधा कृष्णन की। इनको आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात हो रही है बच्चों। और उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट आता है बच्चों, वो आते हैं CV रमन। क्या आ जाते हैं, CV रमन।
तो ये प्रारंभिक तौर पर इन 3 व्यक्तियों को जो है ये दिया जा रहा है। तो 1, 2 और 3 इतना याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद एक और प्रश्न बनाता है कि मान के चलिए सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित करा गया, ऐसा कुछ बना ले। फर्स्ट राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट की बात कर ले रहा हूं मैं। तो फर्स्ट राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट की बात कर लेंगे तो आप बोलना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या बोलोगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात आ जाती है बच्चों। ये हो गया एक। उसके बाद में यदि आपसे पूछ ले कि सबसे पहली महिला कौन थी, तो आप जो है सबसे पहली महिला में इंदिरा गांधी का नाम बता देना। किसका नाम बता देना? इंदिरा गांधी, सबसे पहली महिला। एक और जो यूनिक प्रश्न है जो हटके आता है और आएगा, मैं आपसे बोल रहा हूं, यदि आपसे पूछता है कि मरणोपरांत, समझ गए बात को, मरणोपरांत सर्वप्रथम किसे मिल रहा है, मरणोपरांत सर्वप्रथम किसे मिल रहा है, तो ये इनका नाम बहुत अच्छे से आप जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी। ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका निधन भारत के बाहर हो रहा है। उसके बाद एक बार आई थिंक ये प्रश्न पूछा भी गया है आपके पीवाईक्यू में कि सबसे पहले, ध्यान से सुनना, सबसे पहले विदेशी व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ। सबसे पहले विदेशी, तो आप यहाँ पर जो नाम बोलेंगे वो नाम बोलेंगे अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इस तरीके से जो की फैक्ट हैं वो आपको बिल्कुल पूछते हैं। और रिसेंट में जो एक पूछा जाना चाहिए, क्योंकि अभी लास्ट ईयर के एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न तो सामने वाले ने नहीं बनाया है, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। वर्ष 2019 के संदर्भ में यदि आपसे पूछेगा कि वर्ष 2019 में किन 3 व्यक्तियों को मिला, तो आप इन किन 3 व्यक्तियों में जो है 3 नाम लेंगे। एक प्रणब मुखर्जी हैं, एक भूपेन हजारिका हैं और एक नानाजी देशमुख है, ठीक है ना। प्रणब दा इनको बहुत चर्चा में रहे हैं एक तरीके से, एक समय कांग्रेस के संकट मोचक कहलाते थे प्रणब जी। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है ना। और बड़े सभी सम्मानीय व्यक्तित्व हैं, बट चूंकि अपन समय का ध्यान रख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। भूपेन हजारिका जी की बात हो गई या नानाजी की बात हो गई, तो नानाजी तो तुम्हें याद ही होंगे, नहीं भी है तो नानाजी ऐसे याद कर लो। तो प्रणब, भूपेन और नानाजी, इस तरीके से कुछ ट्रिक बना लेना, अच्छा रहेगा। और एक और प्रश्न आता है कि भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति। तो फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन भी हो गए, तो पहले खिलाड़ी की बात कर लेते हैं अपन, ऐसा समझ लो। और सबसे कम उम्र की बात समझ गए, तो एज मिनिमम लिख दे रहा हूं मैं, एज कम जो है सबसे कम, तो आप समझ जाना, वहां एग्जाम में लिख लेना, नोट डाउन कर लो यहाँ पे, ताकि आपको काम मिल जाएगा। ये इनको नो डाउट आप जानते हैं, क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं ये, और सचिन जी की बात हो रही है। तो इस तरीके से आपको ऑलमोस्ट ये की फैक्ट यदि इतने याद कर लेते हैं, तो मैं कहूंगा आपका एक काम बड़े अच्छे से बन जाएगा। पहले आपको बता देना है राजगोपालाचारी सर्वप्रथम इन्हीं को मिल रहा है। इन 3 व्यक्तित्व को सबसे पहले तो राजगोपालाचारी, राधाकृष्णन जी, सीवी रमन। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता दीजिए, पहली महिला इंदिरा गांधी बता दीजिए। मरणोपरांत जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम ले लेना है आपको। पहले विदेशी अब्दुल गफ्फार खां का नाम ले लेना है आपको। 2019 में किसे मिल रहा है, तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका की बात होती है बच्चों, भूपेन हजारिका है ना, और नानाजी देशमुख। इस तरीके से ये हो गए पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्तित्व कौन है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए सचिन जी। इसी आधार पर मैं आपको बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा आप लोगों के लिए कॉम्बो बैच को लॉन्च करा गया है बच्चों। किसको लॉन्च करा गया है? कॉम्बो बैच को। इनमें हम 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, केवल मेंस उद्यमिता में के लिए पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र प्री प्लस मेंस, इतिहास प्री प्लस मेंस, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी बच्चों आपको। और मैं आपको बोल दूं बहुत नॉमिनल फीस है, बहुत ही ज्यादा जेन्युइन फीस है। हम उनकी तरह आपको बिल्कुल भी बरगलाना नहीं चाहते, जिस प्रकार से जियो संसाध भारतीयों को बरगला चुका है या सरकारें बरगलाती हैं। अर्थात कहने के तौर पर आपको पहले ये कह दिया जाता है कि हम सब कुछ फ्री देंगे। इस फ्री के लालच में आप लोग परेशान होकर सारी चीजों की आदतें लगा लेते हैं। वही जियो का रिचार्ज आज के जमाने में कम से कम 350-400 रुपए का पड़ रहा है। अब सोचो, इतने ही भारतीयों से कैलकुलेट कर दो, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। मैं कहता हूं संपूर्ण भारतीय नहीं कर रहे, पर कुछ तो कर रहे हैं। वो कुछ भी करोड़ों में तो हैं कि नहीं है। उस कंपनी ने इतने समय से जो लॉस यदि हुआ भी होगा, तो
तो कंपनी ने तो सब कुछ कमा लिया। तो इस तरीके से दिमाग लगाया जाता है। तो जो फ्री मिल रहा है वो बाद में पैसे लेंगे आपसे, इस बात को आपको समझना होगा। बाद में वो आपसे इकट्ठे मांगते हैं, हम आपको अपनी मेहनत का मांग रहे हैं। यदि आपको इच्छा हो तो आप बिल्कुल ज्वाइन करें। और मैं कमिटमेंट अपने तोड़ता नहीं हूँ, ये सारे बच्चों को पता है। आपको यदि सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ऐसे कुछ अभ्यर्थी हैं मेरे साथ जो सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये वाला कोर्स है। इन्हीं कोर्सेज की लिंक मैंने नीचे अटैच कर दी है, हमारे एप्लीकेशन की लिंक है। ये कोर्सेज की है कॉम्बो वाले की, और ये सिर्फ इकोनॉमिक्स वाले की है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी आधार पर मैं आपको बोलूँ कि यदि आपको सिर्फ उद्यमिता पढ़नी है तो आप उसके लिए भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ। सिनेरियो क्या हो रहा है उस बात को फिर से समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सिनेरियो कुछ इस प्रकार से हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों की 2024 में अब फिर से भारत रत्न प्रदान करा गया। कब प्रदान करा गया? 2024 में। कब प्रदान करा गया आपसे पूछे रिसेंट में, तो 2024 आपको बोल देना है। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ सर, जल्दी से बोल दो। कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दो बच्चों, तो मुझे भी थोड़ा सा आभास हो जाए कि आप लोग पढ़ रहे हो। चलो, तो इस बेसिस पे यदि मैं आपसे बात करता हूं तो आपको ये याद रखना है कि हमारी क्लासेस इस तरीके से चल रही हैं, और इसी बेसिस पे मैं अब आपसे आपको एक और अच्छे टॉपिक से रूबरू कराता हूँ। 2024 में क्या हुआ, मैं जैसा कि चर्चा कर रहा था आपसे कि 2024 में फाइनली जो है कुछ और व्यक्तित्व को जो है भारत रत्न से सम्मानित करा गया। इन भारत रत्न में कौन-कौन से व्यक्तियों को सम्मान प्राप्त हो रहा है, ये आपको समझना है। जैसे सर्वप्रथम नाम इसमें लिखा है मैंने एमएस स्वामीनाथन जी का। एमएस स्वामीनाथन जी को आपको सारे संदर्भ में देख लेना है बच्चों। मैं कहूँगा प्री 2025 की बात करेंगे यदि, तो प्री 2025 में 100% इस प्रश्न के आने की संभावना बनी रही। इसमें सबसे पहले आप समझें कि इनका जन्म और इनकी मृत्यु कहाँ हुई। उसी के साथ-साथ वह एक भारतीय कृषि वैज्ञानिक, पादप अनुवांशिकीविद, प्रशासक और मानवतावादी थे। तो हे इज द ग्लोबल लीडर्स ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। वैश्विक स्तर पर आप जानते हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, याद आ रहा है कि नहीं? भारत में हरित क्रांति भारत में हरित क्रांति के जनक इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ गए कि नहीं समझे? उसके बाद में आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ जो जल्दी आपको किताबों में नहीं देखने को मिलेगा। आंसर क्या है, प्रश्न क्या है कि यूएनएपी एक्नॉलेज एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इकोलॉजी। मतलब यूएनएपी ने इन्हें आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता का दर्जा दे रखा है। सोचो, है कि नहीं? ये की फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट। ये की फैक्ट आपको बुकों में जल्दी नहीं मिलेगा। पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा रहा है 1967 पे, और वहीं एक तरीके से आपकी रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात कर लें तो 1971 में जो है ये इन्हें प्राप्त हो रहा है। और ये अवार्ड जो है आपका सामुदायिक नेतृत्व के लिए इनको प्रदान करा जा रहा है। वहीं पद्म भूषण की बात करते हैं, 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित करा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में जो है विश्व खाद्य पुरस्कार के द्वारा जो है इन्हें प्रदान करा जा रहा है। वहीं पद्म विभूषण की बात होती है बच्चों, 1989 में ये भी प्राप्त हो चुका है आवाज सर को। उसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं तो जो है आपका टाइटलर पुरस्कार की बात आती है तो 1991 में जो है ये एक तरीके से ये भी इनको दिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर अवार्ड 2018 में मिल रहा है, और भारत रत्न 2024 में मिल रहा है। तो बड़े सिस्टमैटिक तरीके से, बड़े विधिवत रूप में संपूर्ण डेटा को बाइलिंगुअल में आपके सामने लेकर आ गया। आपको इस डेटा को अपने दिमाग में सेट कर लेना है, बार-बार पढ़ना है, और एग्जाम के पहले पढ़ के आपको जरूर जाना है बच्चों। तो वर्तमान में जिन लोगों को भारत रत्न प्रदान करा गया उनमें से अभी मैंने केवल एक की जानकारी आपको उपलब्ध करवाई। अब मुझे जल्दी-जल्दी कमेंट बता दीजिए, तो फिर मैं आगे सबकी जानकारी भी आपको उपलब्ध करा देता हूँ। फटाफट कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करो। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
अब देखो 5 हस्तियों को 2024 में भारत रत्न मिला, तो आपसे एक प्रश्न पूछ ले कि 2024 में कितनी हस्तियों को जो है भारत रत्न मिल रहा है, तो आप आंसर उसका दे सकते हैं। एक प्रश्न ये हो गया। कौन दे रहा है? राष्ट्रपति जो है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया जा रहा है। ये 5 व्यक्तित्व कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी जी की चर्चा होती है, पूर्व उप प्रधानमंत्री। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक। डॉक्टर एक तरीके से चौधरी चरण सिंह की बात होती है तो पूर्व प्रधानमंत्री। पीवी नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और उसी के साथ साथ कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार है। तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है बच्चों। तो एक एक करके सारों को समझ लिया जाए, यदि आपकी इजाजत हो तो ध्यान से देखो। तो 4 हस्तियों को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार की शाम को जो है इन अवार्ड्स की जो है घोषणा करती हैं प्रदान करने के लिए। उसी के साथ साथ यदि हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो अब डायरेक्ट मैं मेरे हिसाब से की फैक्ट्स पे मैं आ जाता हूं जो आपको पढ़ने को मिलेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की बात करते हैं तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं। कहाँ के? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये आपको पता है। वहीं कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में बात करते हैं तो 1924 में इनकी बर्थ हो रही है, जन्म हो रहा है, वहीं 88 में इनकी डेथ हो रही है। लोकप्रिय नाम जो है जननायक के नाम से इनको भी जाना जाता था। तो इस तरीके से कर्पूरी जो ठाकुर हैं उनका कुछ योगदान की चर्चा हो जाए बच्चों, तो 1 मिनट में फटाफट इनका योगदान देख लेते हैं अपन। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने अच्छा सक्रिय रूप से जो है हिस्सा लिया। बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री भी बने और 1970 में पहली बार बिहार के क्या बन रहे हैं? मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उन्होंने न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज को बनाने की दिशा में कार्य किया। 2020 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कर्पूरी ठाकुर सुविधा केंद्र खोलने का ऐलान किया था। विशेष लिख दिया है, देखो 24 जनवरी 2024 को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती भी मनाई गई। तो एक प्रश्न यहाँ से भी मिल गया बच्चों अपने को, तो इसको भी पढ़ के जाना। ठीक, चलो। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है, चौधरी चरण सिंह की बात होती है। तो एक तरीके से चौधरी साहब के बारे में आपने कई बार पढ़ रखा होगा, बावजूद इसके मैं आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें फटाफट बता देता हूँ कि एक बार ऐसी कहावत है, एक छोटी सी स्टोरी है, फटाफट उसको सुन लो। कि ये किसी थाने में जाते हैं, रपट लिखने की बात होती है, बोलते हैं रपट लिख दो, रिपोर्ट लिख दो। थानेदार रिपोर्ट नहीं लिख रहा होता, रिश्वत मांगता है। तो बोले अच्छा ठीक है, पहले रिपोर्ट लिख लो, फिर मैं उसके बाद तुमको जो है पैसे दे दूंगा। तो उस थानेदार ने क्या करा, बढ़िया रिपोर्ट लिखी और बोले चलो अंगूठा लगा दो। बोले अंगूठा नहीं, मेरा साइन लगाने का मन कर रहा है। आप मानेंगे नहीं, बड़ा विधिवत साइन है, मैंने देख रखा है वीडियो में, इतना गजब का साइन करते हैं। बढ़िया फिर जेब से निकालते हैं सील, एक ठप्पा, उस समय क्योंकि जो सील ठप्पा चला करते थे, तो बढ़िया उस अपनी सील उस रिपोर्ट के ऊपर जो है प्रिंट, मतलब बोलते हैं ना, लगाते हैं एक निशान जैसा। इस पे लिखता है भारत के प्रधानमंत्री। थानेदार अक्के बक्के उड़ गए, बिल्कुल पसीने पसीने, बिल्कुल मतलब समझ लो कि थानेदार की हालत इतनी टाइट हो गई कि वो बेचारा सोच तक नहीं पा रहा था कि मुझे क्या बोलना है। अंततः उस थानेदार को इन्होंने निलंबित कर दिया वहीं तत्काल प्रभाव से। तो इस तरीके का व्यक्तित्व धारण करते थे कि बड़े जमीन से जुड़े हुए थे चौधरी साहब भी, जैसा मैंने आपको बोला। इस तरीके से आपको इनके बारे में भी समझ लेना है कि कौन-कौन से प्रधान, जैसे ये भारत के किसान राजनेता और 5 प्रधानमंत्री बन रहे हैं। राजनीतिक दल जनता पार्टी की बात होती है, उपनाम चैंपियन ऑफ द इंडियाज पीजेंट, 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये की फैक्ट याद करके जाया करो, ये की फैक्ट जो है एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं सामने वाले कभी-कभी, ठीक है? और 23 दिसंबर को इन्हीं की एक तरीके से जयंती पर आप ऐसा मान लें कि हम राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं बच्चों। तो एक-एक करके आपको मैंने अभी, यदि आपको याद हो, तो मैंने सबसे पहले आपको किसके बारे में बताया? आपके एक तरीके से स्वामीनाथन जी के बारे में। फिर मैंने कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में आपको बताया, ठीक है? जननायक के पश्चात चौधरी चरण सिंह जी की बात हुई और चौधरी चरण सिंह जी के बाद आती है भारत में एलपीजी का एक पहला प्रयास, या एलपीजी को भारत में लाने का श्रेय जिन्हें दिया जाना चाहिए, उन 2 व्यक्तित्व में से एक हैं आपके पीवी नरसिम्हा राव, भारत के 9वें प्रधानमंत्री। एक और नाम चर्चा में आता है जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम चर्चा में आता है बच्चों। ये कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बड़ी मजेदार है। मैं आपको भारत में उद्योग वाले टॉपिक में पढ़ाता हूँ इनके बारे में, तो वहां पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री हैं। एक पॉइंट ये भी याद करके रखना है कि कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, समझ गए बात को एग्जाम के लिए। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 9वें प्रधानमंत्री को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया।
वहीं इन यदि हम बात करते हैं तो 1951 से 56 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। भारत के सुधारों के वैश्वीकरण के पहलू की शुरुआत करी और जिससे लगभग जो है दिवालिया देश को आर्थिक पतन से बचाने के लिए आर्थिक मुद्राकोष की नीतियों को लागू करना पड़ा। 71 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और भूमि सुधार और भूमि हदबंदी अधिनियम को एक तरीके से सख्ती से लागू किया। तो इनके बारे में भी जितना मैं बोलूँ उतना कम है। मैं आपसे यही कहूँगा कि सारी जानकारी आप आराम से जो है प्राप्त भी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। आपको परेशान नहीं होना है, वन बाय वन सारे टॉपिक्स मैं आपको करवाते चलूँगा। एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक, इनके बारे में मैंने चर्चा कर ली है, तो आप और अच्छे से थोड़ा-सा पढ़ लेना। कौन-कौन से अवार्ड्स मिले हैं एमएस स्वामीनाथन को, ये आपको पढ़ के 100% जाना है। वहीं यदि मैं आपसे बोलूँ कि लाल कृष्ण आडवाणी जी की चर्चा होती है बच्चों, तो एक तरीके से एक ये प्रश्न अच्छा बनने वाले की संभावना रहेगी कि भारत के एक तरीके से उस उप प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करिए जिनका जन्म भारत के बाहर हो रहा है। तो देखो 1927 में इनका जन्म यदि आप चेक कर पा रहे होगे तो पाकिस्तान के कराची में हो रहा है। एक राजनीतिक ये भारतीय राजनीतिक हैं जिन्होंने 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करा। वह भारतीय जनता पार्टी के सह संस्थापक संस्थापक सदस्यों में से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल के जो है एक तरीके से लीडर भी कह सकते हैं आप या सदस्य रहे हैं। वहीं 1998 से 2000 तक सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री भी रह चुके हैं। लोकसभा में सबसे लंबे समय तक जो है सेवा देने के वाले विपक्ष के नेता भी हैं भाई साहब, ये भी जान लीजिए। और वहीं 2015 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वहीं 2024 में भारत के जो है एक तरीके से सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो इस तरीके से एक-एक करके अच्छे से सारे फैक्ट्स आप लोग भी घर पे पढ़िएगा, ज़रूरी है, नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। और इसी आधार पर मैं आपसे ये भी विदा लेना भी चाहूँगा और कहूँगा मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखना है। जय हिंद, जय भारत और बहुत धन्यवाद।